आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स और फंक्शनल की सीक्वेंसेस और उनकी कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वेक्टर्स की सीक्वेंसेस को स्टडी किया है और हमने देखा था कि वेक्टर्स की जो सीक्वेंसेस हैं उनकी कन्वर्जेंस दो तरह की होती है। अगर वो बजाते खुद अपनी ही नॉर्म में कन्वर्ज कर रहे हो तो वो स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस कहलाती है। अगर सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्केलर्स का सीक्वेंस है एफ ऑफ एक्स एन, अगर वो कन्वर्ज कर रहा हो तो वो वीक कन्वर्जेंस कहलाती है। आज हम देखेंगे कि अगर हम बी एक्स वाई यानी सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम एक्स टू वाई, जो कि एक नॉर्म स्पेस बनाती है, अगर उसके अंदर हमारे पास सीक्वेंस हुई तो वो साफ जाहिर है ऑपरेटर्स की सीक्वेंस होगी, क्योंकि बी एक्स वाई के अंदर ऑपरेटर पड़े हैं। तो वो जो ऑपरेटर की सीक्वेंस है वो उसकी कन्वर्जेंस किस किस्म की होगी? ऑपरेटर की सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग आपको तीन तरह के सीक्वेंस मिल जाते हैं। नंबर वन, टी एन सीक्वेंस बताते हैं खुद, जो कि बी एक्स वाई के अंदर ऑपरेटर की सीक्वेंस पड़ी है। नंबर टू, अगर आप इस सीक्वेंस को किसी वेक्टर एक्स पे अप्लाई कर दें तो टी एन एक्स हर एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक सीक्वेंस बनेगी जो कि वाई के अंदर होगी और ये वेक्टर्स की सीक्वेंस होगी। नंबर थ्री, अगर आप एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ अप्लाई कर देते हैं तो एफ ऑफ टी एन एक्स ये स्केलर्स की सीक्वेंस होगी हमारे पास। तो टी एन के क्रॉसपॉन्डिंग ये तीन तरह की सीक्वेंसेस बनाई जा सकती। लिहाजा ऑपरेटर्स की जो सीक्वेंस है उसकी कन्वर्जेंस भी तीन तरह की है। अब इसके पीछे मोटिवेशन ये है कि तीनों केसेस में मिलने वाला जो आपके पास लिमिट ऑपरेटर होगा उसकी प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। सो वी कैन डिफाइन थ्री टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस। नंबर वन पे हमारे पास है यूनिफॉर्म ऑपरेटर कन्वर्जेंस। फर्ज करें कि आपके पास ऑपरेटर्स की एक सीक्वेंस है टी एन, जो कि साफ जाहिर है बी एक्स वाई के अंदर है, बिकॉज बी एक्स वाई इज द स्पेस ऑफ ऑल ऑपरेटर्स। इसके अंदर एक सीक्वेंस पड़ी है। हम कहेंगे कि सीक्वेंस टी एन इज यूनिफॉर्मली ऑपरेटर कन्वर्जेंट। अगर आपके पास एक ऑपरेटर टी ऐसा पड़ा हो एक्स से वाई पे सच दैट टी एन माइनस टी नॉर्म अप्रोचेस टू जीरो, जिसका मतलब ये है कि जो टी एन ऑपरेटर है वो टी को कन्वर्ज कर रहा है बी एक्स वाई की अपनी नॉर्म के अंदर, तो फिर आप कहेंगे कि आपका जो सीक्वेंस टी एन है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। और इसकी जो लिमिट टी है इसे आप कहेंगे ये यूनिफॉर्म ऑपरेटर लिमिट है ऑफ द सीक्वेंस टी एन। यानी अब आपने ये याद रखना है कि यूनिफॉर्म ऑपरेटर कन्वर्जेंस का मतलब ये है टी एन माइनस टी नॉर्म अप्रोचेस टू जीरो। इसमें कोई आपका वेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई आपका बाउंडेड लीनियर फंक्शनल इन्वॉल्व नहीं होगा। नंबर टू है हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंस। अगेन कंसिडर करें कि टी एन आपके पास एक ऑपरेटर्स का सीक्वेंस है बी एक्स वाई के अंदर, और अगर आपको एक ऐसा ऑपरेटर टी मिलता है एक्स से वाई पे सच दैट कि टी एन के क्रॉसपॉन्डिंग जो आपके पास वेक्टर्स का सीक्वेंस बनेगा टी एन एक्स वो टी एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, तो फिर आप कहेंगे कि आपकी जो सीक्वेंस है टी एन वो स्ट्रांगली ऑपरेटर कन्वर्जेंट है और टी को आप कहेंगे ये इसकी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर लिमिट है। अब आप इसको रिलेट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस के साथ जो कि वेक्टर्स में आपने पढ़ी है, क्योंकि टी एन एक्स भी अब एक वेक्टर है बिकॉज टी एन इज फ्रॉम एक्स टू वाई। तो जब आप टी एन को एक्स पे अप्लाई कर देंगे तो ये सीक्वेंस बन जाएगी वेक्टर्स की और ये वाई में पड़ी होगी। यानी अगर वाई की नॉर्म के अंदर टी एन एक्स माइनस टी एक्स कन्वर्जेंट होएगा तो फिर आप कहेंगे कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर टी एन है वो स्ट्रांगली कन्वर्जेंट है। अब आप उसी तरह से वीक कन्वर्जेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। Number three is weak operator convergence. Again, we consider a sequence Tn of operators in Bxy. ये ऑपरेटर का सीक्वेंस वीकली ऑपरेटर कन्वर्जेंट कब कहलाएगा? जब आपको एक ऑपरेटर T मिल जाएगा x से y पे such that the corresponding sequence of scalars is convergent. यानी f of Tn x minus f of Tx is convergent. Is approaches to zero for every x in x and for every bounded linear functional f. अब क्योंकि टी एन एक्स ये वेक्टर्स हैं y के अंदर, लिहाजा f जो है वो यहाँ पे y का एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल होगा और इस सूरत में आप कहेंगे t आपके पास जो ऑपरेटर है ये वीक ऑपरेटर लिमिट है सीक्वेंस टी एन की। अब आप जरा क्विकली देख लें कि यूनिफॉर्म ऑपरेटर कन्वर्जेंस का मतलब है कि टी एन माइनस टी नॉर्म अप्रोचेस टू जीरो। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंस का मतलब है कि टी एन एक्स सीक्वेंस कन्वर्जेंट है।
और वीक ऑपरेटर कन्वर्जेंस का मतलब है कि जो स्केलर्स का सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है। अब आप डेफिनेशन को सामने रखते हुए इसके रिजल्ट्स देखें। रिजल्ट नंबर 1, द यूनिफॉर्म ऑपरेटर कन्वर्जेंस इंप्लाइज स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। हम प्रूव करेंगे कि अगर एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर यूनिफॉर्मली ऑपरेटर कन्वर्जेंट है तो फिर वो स्ट्रांगली ऑपरेटर कन्वर्जेंट भी जरूर होगा। लेट टी एन बी यूनिफॉर्मली ऑपरेटर कन्वर्जेंट। अब यूनिफॉर्मली ऑपरेटर कन्वर्जेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक ऑपरेटर ऐसा होगा सच दैट टी एन माइनस टी नॉर्म अप्रोचेस टू जीरो एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब प्रूव हम अब हमने प्रूव क्या करना है? अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस स्ट्रांगली ऑपरेटर कन्वर्जेंट भी है। स्ट्रांगली ऑपरेटर कन्वर्जेंट के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स चाहिए होता है। सो वी प्रूव दैट t and x is convergent in y for every x in x with the same limit t. For this, consider t n x minus tx norm. अब आपके पास ये बन जाएगा टी एन माइनस टी अप्लाई ऑन एक्स। अब टी एन और टी क्योंकि दोनों बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हैं, लिहाजा टी एन माइनस टी भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की अगर डेफिनेशन यूज की जाए so this is less equal to tn minus t norm into norm of x. Now from here, because tn minus t approaches to 0, then this approaches to 0, and if right hand side is of 0, then the left hand side is also approaches to 0. So tnx minus tx norm approaches to 0. This implies that tn converges to t strongly. लिहाजा हर यूनिफॉर्मली ऑपरेटर कन्वर्जेंट स्ट्रांगली ऑपरेटर कन्वर्जेंट भी है। अब आ जाए कन्वर्स पे। हम ये साबित करेंगे कि स्ट्रांगली ऑपरेटर कन्वर्जेंट मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्मली ऑपरेटर। इसके लिए हमें एक काउंटर एग्जांपल देना होगी। कंसीडर दिस एग्जांपल। आपके पास L2 स्पेस है। L2 स्पेस बड़ी सादा सी होती है, ये Rn यूक्लिडियन स्पेस से जनरलाइज की गई होती है। इस स्पेस के अंदर हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंसेस होती हैं, x1 x2 x3। ये सीक्वेंसेस या तो रियल नंबर्स की होती हैं या ये कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस पर एक कंडीशन लगाई जाती है कि अगर इन सीक्वेंसेस की मॉड का अगर आप स्केयर लें तो उनसे बनने वाली जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। अगर ये सारे रियल नंबर हुए तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी। अगर ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हुए तो इससे मुराद मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। यहाँ पे ये स्केयर बहुत अहम है क्योंकि आप जानते हैं आपके पास एक सीरीज है 1/n। 1/n सीरीज बजाते खुद डाइवर्जेंट है, लेकिन अगर आप उसका स्केयर ले लें 1/n स्केयर तो वो सीरीज कन्वर्जेंट है। तो L2 स्पेस से मुराद सीक्वेंसेस की वो स्पेस होती है जिनके स्केयर्स के साथ ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट हो। अब आप ऑपरेटर्स का एक सीक्वेंस डिफाइन कर लें Tn L2 से L2 पे, सच दैट के T1 ऑपरेटर किस किस्म का होगा? T1 ऑन x। T1 जब x पे अप्लाई होगा, जबकि x आपके पास ये सीक्वेंस है x1 x2 x3, तो T1 क्या करेगा? T1 इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसे जीरो कर देगा, बाकी सीक्वेंस सेम रहेगी x2 x3 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह इस सीक्वेंस Tn की सेकंड टर्म जो है T2 ऑपरेटर किस तरह से डिफाइन होगा? T2x इज इक्वल टू 0 0 x3 x4, यानी T2 क्या करेगा? ये फर्स्ट टू कंपोनेंट्स को जीरो कर देगा। अब आप T3 डिफाइन कर सकते हैं। T3x क्या करेगा? वो फर्स्ट थ्री कंपोनेंट को जीरो कर देगा एंड अप टू सो ऑन। Tnx क्या करेगा? Tnx इस तरह से अप्लाई होगा कि फर्स्ट n कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, बाकी एज इट इज रहेंगे xn+1 xn+2 xn+3। ये आपके पास एक सीक्वेंस बन गई ऑपरेटर की T1 T2 T3 एंड अप टू सो ऑन। थोड़ी देर के लिए अगर आप इमेजिन करें, इसको आप मजीद आगे ले जाएं, Tn+1 क्या करेगी? वो xn+1 को भी जीरो कर देगी। Tn+2 क्या करेगी? वो xn+2 को भी जीरो कर दी एंड अप टू सो ऑन। इस तरह इसका मतलब है कि अगर ये सिलसिला बढ़ता जाए, अगर n इंफिनिटी को अप्रोच कर जाए तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता ये सारे के सारे ये जीरो हो जाएंगे और अल्टीमेटली जो Tnx है वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा, यानी वो वही वैल्यूज देगा जो कि नल ऑपरेटर वैल्यूज देता है। अब इसे डिटेल से देखें आप। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो ऑपरेटर Tn है ये सारे के सारे ऑपरेटर लीनियर हैं और बाउंडेड हैं। Tn को हम प्रूव करते हैं कि ये लीनियर है फॉर एनी वेक्टर u एंड v इन L2 स्पेसेस
and scalars alpha beta, we have alpha u plus beta v. जब आप किसी भी ऑपरेटर को लीनियर प्रूव करने जाते हैं तो पहले आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अल्फा u प्लस बीटा v, ये बन जाएगा अल्फा u1 प्लस बीटा v1 कॉमा अल्फा u2 प्लस बीटा v2 एंड अप टू सो ऑन. अब आप इस पे tn को अप्लाई करें, tn अल्फा u प्लस बीटा v. अब आप tn को इस पे अप्लाई कर देते हैं. tn की डेफिनेशन के मुताबिक tn किसी भी सीक्वेंस पे कैसे अप्लाई होगा, उस सीक्वेंस के n कंपोनेंट जो हैं वो जीरो हो जाएंगे और बाकी एज इट इज रहेंगे. यानी tn जब इस सीक्वेंस पे अप्लाई होगा तो आपके पास पहले n कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे और n प्लस वन टू अप टू सो ऑन बाकी सारे कंपोनेंट यहाँ पे रह जाएंगे. अब अगर इस सम को आप सेपरेट करें तो आप लिख सकते हैं n टाइम जीरो आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा अल्फा यू एन प्लस वन, अल्फा यू एन प्लस टू एंड अप टू सो ऑन, प्लस दूसरी सीक्वेंस ये बन जाएगी n टाइम जीरो एंड देन बीटा वी एन प्लस वन, बीटा वी एन प्लस टू एंड अप टू. फर्स्ट सीक्वेंस में से अगर आप अल्फा कॉमन ले लें और सेकंड में से अगर आप बीटा कॉमन ले लें तो आपके पास ये बन जाएगा, अल्फा जब कॉमन आ जाएगा तो बाकी आपके पास n जीरो रह जाएंगे और ये बन जाएगा टी एन ऑफ यू, कि जब टी एन यू पे अप्लाई होता है तो n जीरोज आ जाते हैं, प्लस सेकंड सीक्वेंस में से आपका बीटा कॉमन आ जाएगा और ये बाकी क्योंकि n जीरोज हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी टी एन वी की. लिहाजा टी एन अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा टी एन यू प्लस बीटा टी एन वी, जिसका मतलब ये है कि टी एन इज लीनियर ऑपरेटर. नाउ वी प्रूव दैट टी एन इज बाउंडेड. Also we prove that the norm of Tn is 1. बाउंडेड प्रूव करने के लिए आप Tn को x पे अप्लाई करें और उसकी आप लेंथ फाइंड कर लें. Tn x पे किस तरह से अप्लाई होगा, इसके n कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, बाकी नॉन जीरो रहेंगे xn प्लस वन, xn प्लस टू एंड अप टू सो ऑन. अब इस एलिमेंट की आपने लेंथ फाइंड करना है L2 के अंदर, और L2 मैंने आपको बताया ये Rn की जनरलाइजेशन है. जैसे आप यूक्लिडियन स्पेस के अंदर किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, लिहाजा ये बन जाएगा समेशन k फ्रॉम n प्लस वन टू इंफिनिटी. क्योंकि फर्स्ट n टर्म्स तो यहाँ पे जीरो है तो आप इसे n प्लस वन टू इंफिनिटी लिख लेंगे, x के स्क्वायर एड स्क्वायर रूट. अब आप देखें कि ये x n प्लस वन से इंफिनिटी पे है, जबकि ओरिजिनल सीक्वेंस x जो था उसके अंदर तो x1, x2, xn तक ये एलिमेंट सारे के सारे थे और उसमें जरूरी नहीं थे कि ये सारे जीरो हों. अगर आप वो भी ऐड कर देते हैं इसमें, यानी x1 से लेकर xn ये भी अगर आप ऐड कर देते हैं तो राइट हैंड साइड इंक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज लेस इक्वल टू द सम k फ्रॉम वन टू n एंड n प्लस वन टू इंफिनिटी. इसे आप कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा समेशन k फ्रॉम वन टू इंफिनिटी x k नॉर्म स्क्वायर एट स्क्वायर रूट. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द लेंथ ऑफ x. So Tn x norm is less equal to the length of x. अब x equal to 0 के लिए तो हमें पता है Tn 0 is 0, बाउंडेडनेस में उससे फर्क नहीं पड़ता. सपोज x not equal to 0 है तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, ये रेशो बना लेंगे Tn x norm over x norm. This is less equal to x norm over x norm is 1. अब अगर आप इसका सुप्रीमम ले लेते हैं तो ये लेंथ बन जाती है ऑपरेटर की. सो लेंथ ऑफ ऑपरेटर Tn is less equal to 1. ऑन द अदर हैंड आपके पास एक वेक्टर ऐसा पड़ा है, अगर आप वेक्टर ही ऐसा ले लें कि जिसके फर्स्ट n कंपोनेंट जीरो हों और बाकी मे और मे नॉट भी जीरो हों, लेकिन फर्स्ट n अगर जीरो हों तो फिर आप देखेंगे कि अगर आप ऐसा वेक्टर ले लेते हैं तो फिर Tn अप्लाई करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि Tn ने इसके n कंपोनेंट को जीरो करना था, वो ऑलरेडी जीरो है. सो Tn u इज इक्वल टू u. अब u हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है कि Tn u इज इक्वल टू u. नाउ कंसिडर, अब आप जानते हैं Tn नॉर्म जो होता है ये सुप्रीमम होता है. सो सुप्रीमम इज ग्रेटर इक्वल टू Tn u नॉर्म ओवर u नॉर्म, और Tn u दोबारा u के इक्वल है. इसका मतलब है ये u नॉर्म ओवर u नॉर्म बन जाएगा which is 1. So Tn norm is greater equal to 1. Also we have Tn norm is less equal to 1, which means that Tn norm is 1. तो इसे अब आपने याद रखना है कि Tn एक ऐसे ऑपरेटर की सीक्वेंस है जिनकी लेंथ 1 है, यानी 1 का मतलब है T1 की लेंथ भी 1 है, T2 की लेंथ भी 1 है. दिस इज 1 फॉर एवरी n. लिहाजा अब हमने ये इसे लीनियर भी साबित कर दिया है, बाउंडेड भी साबित कर दिया है. सो Tn इज अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर फॉर एवरी n. लिहाजा ये सीक्वेंस अब आपने प्रूव कर दी है कि bxy के अंदर पड़ी है.
अब हम ये साबित करेंगे कि ये जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर है, दिस कन्वर्जेस स्ट्रांगली टू द जीरो ऑपरेटर। और स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस से मुराद हमारी क्या होती है? वाई के अंदर वेक्टर्स की कन्वर्जेंस। अब हम साबित करते हैं कि ये जो ऑपरेटर्स की सीक्वेंस Tn है, दिस कन्वर्जेस स्ट्रांगली टू जीरो ऑपरेटर। और स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस के लिए आपको पता है आपने क्या करना होता है? आपने जो वेक्टर्स की सीक्वेंस है Tnx, उसे कन्वर्जेंट प्रूव करना होता है। We prove that Tn converges strongly to null operator 0. That is, for every x in X, Tnx, which is sequence of vectors, converges to 0x. So consider this Tnx minus 0x. अपनी आसानी के लिए ये स्क्वायर ले लिया है ताकि हम स्क्वायर रूट को अवॉइड कर लें। सो Tnx माइनस 0x नॉर्म स्क्वायर। अब आपको पता है कि 0x इक्वल टू 0, तो ये खत्म हो जाएगा, ये Tnx नॉर्म रह जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू Tnx नॉर्म स्क्वायर। अब Tnx क्या है? x एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। जब Tnx पे अप्लाई होगा तो आपको पता है कि फर्स्ट n कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, लिहाजा Tnx नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू सम के। अब क्योंकि फर्स्ट n कंपोनेंट 0 है तो k स्टार्ट होगा n+1 से इंफिनिटी पे, xn x के नॉर्म्स के x के मॉड स्क्वायर। तो ये असल में इस वेक्टर की लेंथ है कि कंपोनेंट के मॉड का स्क्वायर ले लेते हैं, फिर आप ऐड करते हैं, फिर आप स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये स्क्वायर लेने का फायदा हमें ये हुआ कि यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लेना पड़ा। अब आप देखें कि ये जो सीरीज है k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एक्स के स्क्वायर, ये कन्वर्जेंट है क्योंकि ये L2 का एलिमेंट है। L2 के एलिमेंट्स के लिए आपने कहा था कि स्क्वायर के साथ जो सीरीज होगी, जो इनफाइनाइट सीरीज होगी, वो कन्वर्जेंट होगी। लेकिन इस ये आपके पास इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, बल्कि ये आपके पास फर्स्ट n टर्म्स छोड़ के उस सीरीज का रिमाइंडर टर्म कहलाता है। और अगर n इंफिनिटी को अप्रोच कर जाए, इसका मतलब कि आपके पास शुरू की सारी टर्म जीरो हो गई हैं। अगर आपका n इंफिनिटी को अप्रोच कर जाता है तो कन्वर्जेंट सीरीज की जो रिमाइंडर सीरीज होती है वो हमेशा जीरो होती है, लिहाजा ये जो सीरीज है ये जीरो हो जाएगी। ये कॉशी कंडीशन भी कहलाती है। हेंस हियर वी यूज कॉशी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। अब ये किसे शो करता है? ये शो करता है कि Tnx minus 0x approaches to 0, which implies that Tnx approaches to 0x for every x। लिहाजा आपका जो वेक्टर्स का सीक्वेंस है Tnx, वो 0x वेक्टर को कन्वर्ज कर रहा है। तो आप कहेंगे कि आपकी जो ऑपरेटर सीक्वेंस थी Tn, वो स्ट्रांगली कन्वर्ज कर रही है जीरो को। अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो सीक्वेंस Tn है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। ऑन कंट्रेरी आप सपोज कर लें कि जो सीक्वेंस Tn है वो कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली टू ऑपरेटर 0। अब आप देखें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मतलब है Tn माइनस 0 नॉर्म अप्रोचेस टू 0, जबकि Tn माइनस 0 क्या हो जाएगा? वो दोबारा से Tn बन जाएगा। और Tn ऑपरेटर की लेंथ आप जानते हैं, हमने प्रूव किया है कि वो 1 के इक्वल है, और 1 कभी भी 0 को कन्वर्ज नहीं कर सकता, which is contradiction. Hence this is not possible that Tn minus 0 approaches to 0, because Tn minus 0 is 1 and 1 is a constant sequence. It cannot approach to 0. So this is a contradiction to our supposition that Tn converges uniformly, which implies that Tn is not uniformly convergent operator. But आपने देखा था कि ये ऑपरेटर स्ट्रांगली कन्वर्जेंट है, लेकिन ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। लिहाजा हमने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया है कि अगर कोई ऑपरेटर सीक्वेंस यूनिफॉर्मली ऑपरेटर कन्वर्जेंट हो तो वो स्ट्रांगली ऑपरेटर कन्वर्जेंट भी होता है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि हमने प्रूव किया है कि हमारे पास एक स्ट्रांगली ऑपरेटर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन वो यूनिफॉर्मली ऑपरेटर कन्वर्जेंट नहीं है। इसी तरह अब आप रिजल्ट 2 देख लें। रिजल्ट 2 हमारे पास ये है कि स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंस इंप्लाइज वीक ऑपरेटर कन्वर्जेंस, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी अगर स्ट्रांगली ऑपरेटर कन्वर्जेंट होगा तो वो वीकली ऑपरेटर कन्वर्जेंट भी होगा, लेकिन अगर कोई वीकली कन्वर्जेंट होगा तो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रांगली कन्वर्जेंट हो। सपोज दैट टी एन बी स्ट्रांगली ऑपरेटर कन्वर्जेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टी एन एक्स जो वेक्टर्स की सीक्वेंस होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस से ये मुराद है कि जो वेक्टर की सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट होगी। देन देयर एग्जिस्ट एन ऑपरेटर टी इन बी एक्स वाई सच दैट फॉर एवरी एक्स इन एक्स टी एन एक्स, ये जो वेक्टर की सीक्वेंस है, ये टी एक्स को कन्वर्ज करेगी। ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंस। अब हम इसे वीकली ऑपरेटर कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे।
वी प्रूव दैट टी एन एक्स इज वीकली ऑपरेटर कन्वर्जेंट। इसके लिए क्या करना होगा? वीक ऑपरेटर कन्वर्जेंस के लिए आपको पता है कि आप एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल लेते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप स्केलर्स का सीक्वेंस लेते हैं, उसे कन्वर्जेंट प्रूव करते हैं। सो वी कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स एफ टी एन एक्स माइनस एफ टी एक्स विच इज इक्वल टू एफ, क्योंकि एफ लीनियर है हमारे पास, एफ इंटू टी एन एक्स माइनस टी एक्स। अब एफ हमारे पास बाउंडेड है, आप बाउंडेड की डेफिनेशन अप्लाई करें तो दिस इज लेस इक्वल टू द लेंथ ऑफ एफ into the length of this vector tnx minus tx. Now because tnx minus tx approaches to 0, therefore the right hand side will become 0, and so the left hand side will also be 0. This implies that f of tnx, the scalar sequence, is convergent, and hence the tn operator sequence converges to t weakly. लिहाजा हर स्ट्रांगली ऑपरेटर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो वीकली ऑपरेटर कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी होगा। अब आ जाते हैं कन्वर्स की तरफ। कन्वर्स के लिए हम एक काउंटर एग्जांपल देंगे। दोबारा से हम L2 स्पेस ले लें, यानी आपके पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस की स्पेस है, इस तरह से कि अगर आप उसकी टर्म्स का मॉड स्क्वायर लेते हैं तो उससे बनने वाली जो सीरीज होगी वो आपके पास कन्वर्जेंट होगी। Again we consider a sequence of operator Tn from L2 to L2 defined by T1 ऑपरेटर किस किस्म का होगा? T1x, जबकि x आपके पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। T1x इक्वल टू T1 क्या करेगा? ये x के कंपोनेंट को आगे शिफ्ट कर दे, एक कंपोनेंट आगे शिफ्ट कर देगा, यानी वो सारे के सारे कंपोनेंट रहेंगे लेकिन वो राइट शिफ्ट हो जाएंगे। सो T1 इज अ राइट शिफ्ट ऑपरेटर, 0, x1, x2, x3। इसी तरह अब आप इमेजिन करें T2 क्या होगा? T2x इक्वल टू, ये क्या करेगा? ये x1 को दो कंपोनेंट आगे शिफ्ट कर देगा, 0, 0, x1, x2, x3 एंड अप टू। इसी तरह T3 क्या करेगा? वो तीन कंपोनेंट आगे शिफ्ट कर देगा। और Tn क्या होएगा? ये स्टार्ट में n जीरोज आ जाएंगी और उसके बाद x1, x2, x3। तो ये हमारे पास राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स का एक सीक्वेंस है। पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो सीक्वेंस बनती है ऑपरेटर्स की, ये भी बाउंडेड और लीनियर है। टी एन इज लीनियर। लीनियर के लिए आप क्या करेंगे? आप वेक्टर ले लें दो और दो स्केलर ले लें। लीनियर के लिए आप दो आर्बिट्रेरी वेक्टर्स ले लें, दो आप स्केलर ले लें, इनका आप लीनियर कम्बिनेशन बना लें। अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा यू वन प्लस बीटा वी वन, अल्फा यू टू प्लस बीटा वी टू एंड अप टू सो ऑन। अब आप इस पे टी एन को अप्लाई कर दें। टी एन अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू, अब टी एन हमारे पास क्या है? ये शिफ्ट ऑपरेटर है। ये क्या करेगा? स्टार्ट में आपके पास एन जीरोज आ जाएंगी और बाकी कंपोनेंट एज इट इज आगे शिफ्ट हो जाएंगे। इसे आप सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अल्फा यू वन अल्फा यू टू को अलग कर लें, बीटा वी वन बीटा टू, बीटा वी वन बीटा वी टू को आप अलग कर लें। अब अगर आप अल्फा को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा अल्फा और ये इमेज बन जाएगा टी एन यू, प्लस बीटा कॉमन ले लें तो ये टी एन वी बन जाएगा। सो टी एन अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा टी एन यू प्लस बीटा टी एन वी। इसका मतलब यह है कि टी एन इज लीनियर। अब हम प्रूव करते हैं कि टी एन बाउंडेड है और टी एन की लेंथ 1 है। बाउंडेड के लिए आप टी एन को एक्स पे अप्लाई करें। जब आप टी एन को एक्स पे अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एन आपके पास जीरोज आ जाएंगी और इसकी टर्म्स आगे शिफ्ट हो जाएंगी, x1, x2, x3 अप टू सो ऑन। अब आप इसकी लेंथ फाइंड कर लें, टी एन एक्स लेंथ, इट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। और आपको पता है जैसे यूक्लिडियन स्पेस में आप लेंथ निकालते हैं किसी वेक्टर की, इसके कंपोनेंट्स का मॉड लेंगे, स्क्वायर लेंगे, उन्हें ऐड करके आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, यानी k आपका 1 से ही स्टार्ट होएगा, k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी xk mod स्क्वायर एड स्क्वायर रूट। व्हाट इज दिस? दिस इज द लेंथ ऑफ x। अब जीरो वेक्टर के लिए तो आपको बाउंडेडनेस का प्रॉब्लम नहीं होता। फर्ज करें x नॉन जीरो है, इसका मतलब ये है कि हर x के लिए आपकी जो फ्रैक्शन होगी टी एन एक्स नॉर्म ओवर x नॉर्म, ये 1 हो जाएगी, क्योंकि हर x के लिए टी एन एक्स इज इक्वल टू x है, दोनों इक्वल है, तो उनकी रेशो तमाम x के लिए 1 हो जाएगी। और अब अगर यहाँ पे आप इसका सुप्रीमम ले लेंगे तो वो भी 1 रह जाएगा। और आपको पता है कि इस किस्म की फ्रैक्शन का जब आप सुप्रीमम लेते हैं तो वो आपके पास लेंथ बन जाता है ऑपरेटर की। सो लेंथ ऑफ टी एन ऑपरेटर इज 1। लिहाजा टी एन हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है और उसकी लेंथ 1 है। सो टी एन इज सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, हेंस दिस इज अ सीक्वेंस इन बी एक्स वाई।
अब हम प्रूव करते हैं कि टी एन जो है ये वीकली कन्वर्जेंट है और ये वीकली कन्वर्ज कर रहा है जीरो को। वीकली कन्वर्जेंस के लिए आपको बाउंडेड लीनियर फंक्शनल यूज करना पड़ता है और एक वेल नोन रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम है, क्योंकि L2 स्पेस हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है। हिल्बर्ट स्पेसेस में आप जानते हैं कि फॉर एवरी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ के हर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ के करस्पॉन्डिंग आपको एक वेक्टर ऐसा मिल जाता है कि एफ की एक्स पे वही वैल्यू होती है जो उस वेक्टर के साथ एक्स का इनर प्रोडक्ट होता है। और L2 स्पेस जो है इसके अंदर आपको पता है कि एक्स जेड का जो इनर प्रोडक्ट है उससे मुराद ये होता है कि एक्स के कंपोनेंट एक्स जे और जेड के जो कंपोनेंट हैं एक्स आई जे उसका आपके पास कॉन्जुगेट आ जाता है। यानी फर्स्ट के कंपोनेंट आते हैं और सेकंड के कॉन्जुगेट आता है, उसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप उस पर सम अप्लाई कर देते हैं। ये रीज रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक हर बाउंड्री लीनियर फंक्शनल को आप इस तरह लिख सकते हैं, जबकि z आपके पास यूनिक होता है और z और f की लेंथ हमेशा सेम होती है और लेंथ ऑफ अ वेक्टर का फार्मूला आपको पता है। अब आप टी एन ऑपरेटर की डेफिनेशन यूज करें तो आपके पास जो स्केलर्स का सीक्वेंस बनेगा, क्योंकि वीकली कन्वर्जेंट के लिए आपको स्केलर्स का सीक्वेंस चाहिए होता है, वो है एफ ऑफ टी एन एक्स। अब रीज रिप्रेजेंटेशन में आप x की जगह पे, क्योंकि ये z तो फिक्स रहेगा, x चेंज होगा, x की जगह टी एन एक्स कर दें तो ये बन जाएगा टी एन एक्स इनर प्रोडक्ट विद z। और ये सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व करने के लिए आप इन दोनों के कंपोनेंट लेंगे। अब टी एन क्या है? टी एन एक्स पे किस तरह अप्लाई होता है? टी एन एक्स पे अप्लाई होता है तो वो एन कंपोनेंट जीरो देता है, उसके बाद जाके x1 x2 x3 शुरू होता है, लिहाजा आपके पहले एन कंपोनेंट तो जीरो हो जाएंगे। तो आप जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एन कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, आपका जे स्टार्ट होगा एन प्लस वन से इंफिनिटी पे, एक्स ऑफ जे माइनस एन एक्स आई जे। एक्स ऑफ जे माइनस एन क्यों दिया हमने? क्योंकि आप देखें कि जब आपके पहले एन कंपोनेंट जीरो होंगे उसके बाद जो n प्लस वन कंपोनेंट होगा वहां से x1 स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने ये शिफ्ट ऑपरेटर लिया हुआ है। n प्लस फर्स्ट n जीरोस के बाद आपके पास x1 x2 वो रिपीट होगा, लिहाजा जब आप j को n प्लस वन पुट करेंगे तो टी एन एक्स का तो x1 कंपोनेंट आएगा। अब आप देखें अगर आप j को यहाँ पे n प्लस वन पुट करते हैं तो n n से कैंसिल होकर ये वन रह जाएगा तो ये x1 बन जाएगा, जबकि z का वहां पे n प्लस वन कंपोनेंट होना चाहिए। जब आपके पास जे एन प्लस वन होगा तो ये बनेगा x1 xi n प्लस वन, आगे आएगा x2 xi n प्लस टू। अब अगर यहाँ पे आप j को n प्लस के पुट कर दे यहाँ पे n प्लस के, तो वो n n से कैंसिल हो जाएगा और ये k फ्रॉम वन टू इंफिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे j को आप n प्लस के करेंगे n कैंसिल होकर यहाँ पे k रह जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा समेशन k फ्रॉम वन टू इंफिनिटी एक्स के और ये xi n plus k. Now apply Cauchy-Schwarz inequality. We obtain Cauchy-Schwarz inequality क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर दो वेक्टर का आप इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज लेस इक्वल टू लेंथ ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू द लेंथ ऑफ सेकंड वेक्टर। और सेकंड फर्स्ट वेक्टर तो आपके पास आ जाएगा k फ्रॉम वन टू इंफिनिटी एक्स के नॉर्म स्केयर, और सेकंड आएगा k फ्रॉम वन टू इंफिनिटी xi n के। उसे फिर आप अगर दोबारा m में शिफ्ट करते हैं तो ये पहले की तरह समेशन m फ्रॉम n प्लस वन टू इंफिनिटी xi m नॉर्म स्केयर बन जाएगा। इस पे जरा गौर करें तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर n प्लस वन से इंफिनिटी पे हो तो इसे हम कहते हैं किसी भी सीरीज का रिमाइंडर। तो ये एक कन्वर्जेंट सीरीज का रिमाइंडर है। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जीरो हो जाता है। The last series on the right hand side is the remainder of a convergent series. When we apply the limit, the right hand side becomes zero, and if the right hand side is zero, this means norm of f t n x minus zero approaches to zero. इसका मतलब ये है कि ये जो स्केलर्स का सीक्वेंस है इसका मतलब ये है कि स्केलर्स का सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो हमारा ऑपरेटर की कन्वर्जेंस कौन सी हुई? हमारा ऑपरेटर जो है ये वीकली कन्वर्जेंट होगा और ये जीरो को कन्वर्ज कर जाएगा। अब हम प्रूव करते हैं कि टी एन जो है वो स्ट्रांगली कन्वर्जेंट नहीं है। सपोज दैट टी एन इज स्ट्रांगली ऑपरेटर कन्वर्जेंट, तो फिर उसका मतलब ये होगा कि देन फॉर एवरी एक्स इन एक्स टी एन एक्स जो वेक्टर्स का सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है वाई के अंदर।
तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हर x के क्रॉसपॉन्डिंग t एन x जो वेक्टर्स की सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है। अगर आप फर्ज करें x अगर आप ले लें 1 0 0 0 तो फिर आप देखें कि सीक्वेंस कन्वर्ट करती है कि नहीं करती। अगर आप ये x ले लें 1 0 0 और उस पे आप टी एम एक्स अप्लाई करें तो टी एम एक्स क्या होगा, टी एम एक्स का मतलब ये होगा कि फर्स्ट एम जीरो आ जाएंगी और ये वन उसके बाद आगे शिफ्ट हो जाएगा। जबकि टी एन एक्स का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट एन जीरो आ जाएंगी और ये वन आगे शिफ्ट हो जाएगा। सपोज एन इज ग्रेटर देन एम तो आपके पास टी एम एक्स में क्या होगा, एम जीरोज होंगी फिर वन होगा और टी एन, अब एन बड़ा है एम के बाद तो एन बाद में आएगा। टी एन एक्स क्या करेगा, ये शुरू में एन जीरोज होंगी फिर वन आएगा। जब आप माइनस करेंगे तो एम पोजीशन पे वन आ जाएगा और माइनस की वजह से एन पोजीशन पे माइनस वन आ जाएगा तो आपके पास ये वेक्टर बन जाएगा। और इसकी अगर आप लेंथ लें तो ये कंपोनेंट का स्केयर वन का स्केयर वन प्लस फिर माइनस वन का स्केयर वन, स्केयर लेके आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्केयर रूट टू। इसका मतलब है कि हर एम एन के लिए टी एम एक्स माइनस टी एन एक्स ये जो वेक्टर्स की सीक्वेंस होगी, ये जो इनका डिफरेंस होगा ये कांस्टेंट होगा स्केयर रूट टू। अब कांस्टेंट का क्या मतलब है, कांस्टेंट का मतलब है कि ये जो स्केलर की सीक्वेंस बनेगी इसकी हर दो टर्म्स का सीक्वेंस अगर एम और एन इक्वल नहीं होगी तो वो स्केयर रूट टू रहेगा। इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस तो कॉशी सीक्वेंस नहीं हो सकता क्योंकि कॉशी के लिए क्या होता है कि वो उनका जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाता है। अब क्योंकि हर दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो स्क्वायर रूट टू यानी फिक्स रहेगा, लिहाजा ये कॉशी नहीं हो सकती और अगर ये कॉशी नहीं हो सकती तो ये कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि x के लिए आपके पास जो t एन एक्स सीक्वेंस बना ये कन्वर्जेंट नहीं है। अगर ये कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे जो ऑपरेटर हैं टी एन ऑपरेटर वो स्ट्रांगली कन्वर्जेंट नहीं है। दिस प्रूव आवर रिजल्ट 2।